वेलकम बैक टू एमके की पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल एमके की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड के गोधूली जो कि हिंदी का एक पुस्तक है, उसके सभी चैप्टरों को मैं इस सीरीज़ में कंप्लीट करवाऊंगा। तो मैं बता दूं कि किस प्रकार से आप लोगों को क्लासेस मिलेगी। तो हर चैप्टर का 3 क्लासेस में प्रदान कराऊंगा, जिसमें कि जो सबसे पहला क्लास होगा वह उस चैप्टर के उन सभी बातों पर बात किया जाएगा जहां से आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि जो पहला क्लास होगा आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो फिर पीछे से आने वाले दोनों ही क्लासों में आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इस क्लास को समझे हुए रहेंगे तो बाकी के दोनों क्लास के तमाम क्वेश्चंस आपको यूं ही याद हुए प्रतीत होंगे। तो ज़रूरत है आपको इस क्लास को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक एकाग्र होकर के देखें और इस पर बताई जाने वाली हर उस बिंदु को समझने का प्रयास करें। तो चलिए फिर आज लेट ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करें। तो ये जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में उन बातों पर बात करूंगा जो लेखक से संबंधित होगा, क्योंकि लेखक से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी बिंदुओं पर मैं आज बात कर लूँगा, ताकि इस क्लास के बाद आपसे कुछ भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप बना ना पाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, इनका जो राइटर है, इनका जो लेखक है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा था इसे हम निबंध की श्रेणी में रखा गया है। यह एक निबंध है। निबंध यानी एक भाषण का अंश है, जो भाषण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था उसी का ये अंश है, जिसको जाति प्रथा और श्रम विभाजन यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक के तहत हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। तो इनका जो लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप इसे याद रखेंगे। और इनका जन्म, अगर जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि एक दलित परिवार में हुआ था। और इनका जो जाति था वह महार या फिर डोम की श्रेणी में आते हैं। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी किसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वह उसी गांव में ही संपन्न हुआ था। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए वह अमेरिका और लंदन चले गए थे। और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका और लंदन जो गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो किसके प्रेरणा से गए थे, उसको वहाँ तक भिजवाने में किनका हाथ रहा था। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि बड़ौदा का नरेश था। बड़ौदा जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ के नरेश के सहयोग से ही, उनके सपोर्ट से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका और लंदन पढ़ने के लिए गए थे। जब वहाँ से वह पढ़कर वापस इंडिया आए तो कुछ समय तक इंडिया में उन्होंने वकालत भी करना प्रारंभ किया। कुछ समय वकालत करने के बाद तो स्वदेश में वकालत किया था अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़ाई करने के बाद। उसके बाद इनके जीवन के कुछ प्रमुख व्यक्ति थे। जीवन के प्रमुख व्यक्ति का मतलब था कि इनके जीवन से इन्होंने बहुत चीज़ें अपने जीवन में फॉलो किया और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा। तो इनके जीवन में कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन से इन्होंने काफ़ी प्रेरणा ली और अपने जीवन में उनको लागू करने का प्रयास किया। उसके बाद आते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम और अन्य नामों से भी उनको जानते हैं, जैसे कि बाबा साहेब, संविधान निर्माता, संविधान के जनक इत्यादि। इनके पिता का नाम देखा जाए तो इनका पिता का नाम रामजी सकपाल, इनकी माता भीमाबाई और इनकी पत्नी रमाबाई था। तो आप इन सभी का नाम अच्छी तरीक़ा से याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी शादी जो है 1906 ईस्वी में होती है और मैट्रिक जो है पास 1907 ईस्वी में कर लेते हैं। यानी कि मैट्रिक एग्ज़ाम देने से 1 साल पहले ही इनकी शादी हो चुकी होती है। अब इन्होंने बहुत सारे प्रमुख रचनाएं भी किए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज, उसके बाद एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट, हु आर दे इत्यादि। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आपके सिलेबस में जो सबसे पहला लेसन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही एक अंश है, इसी से रूपांतरित किया गया हिंदी अनुवाद है। हाँ, इसमें एक चीज़ देना यहाँ पे रह गया, जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो था यह अंग्रेजी का भाषण है। इसको हिंदी में रूपांतरण करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है
ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव। यह वह व्यक्ति है जिन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया। अब डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय था उसे 21 खंडों में प्रकाशित किया गया था। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की और सभी तमाम चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी। और मैं बता दूं कि ये जो दलित परिवार में इनके जन्म होने के कारण से इसे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी के कारण उन्होंने ये फैसला किया था कि हम देश के कानूनों में कुछ ऐसा परिवर्तन लाएंगे जिससे कि सभी दलित परिवारों को जो छोटी निगाहों से या फिर उसे कम प्राथमिकताएं दी जाती थी समाज में, उसे दूर कर पाएंगे। और उन्होंने अपने इस सपने को साकार करने में बहुत हद तक, और मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्रभावित भी किया। और हमारे देश के एक संविधान को उन्होंने लिखा और उस संविधान में दलित परिवारों के लिए अलग से आरक्षण की भी व्यवस्था की, ताकि आगे भविष्य में उसके साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफ़ी ना हो सके। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस जो निबंध है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर अंबेडकर इस भाषण के माध्यम से हम सभी देशवासियों को देना चाहते थे। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस कहानी का कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। चलिए आज हम बात करेंगे गोधूली भाग 2 का, जो आपके मैट्रिक के हिंदी के पाठ्य पुस्तक है। इनका सबसे पहला लेसन जिनका नाम है जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस चैप्टर में जितने भी मुख्य बिंदु हैं और जितने भी बातें कही गई है निबंध में, उन सभी बातों को एक सहज लैंग्वेज में और इस प्रकार से कि आपको 100% समझ में आ जाए, इस तरह से मैं बताने का प्रयास करूंगा, ताकि इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वह सब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो, आपको दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीक़ों से बन जाने चाहिए, बिना किसी भी याद किए हुए। तो ज़रूरत है आपको इस क्लास को एकाग्र होकर समझने की, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको 100% समझ में आए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पहला लेसन है इनका नाम ही है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले इनका शीर्षक का मतलब क्या है इसको जान जाते हैं, फिर हम निबंध पे चलेंगे। तो ये जो शीर्षक था श्रम विभाजन, श्रम का मतलब होता है काम यानी कार्य, विभाजन का मतलब होता है उसको बंटवारा करना यानी कामों को बांटना। और यहाँ पर बगल में है जाति प्रथा। जाति प्रथा का मतलब हो गया जातियों के आधार पर जो भी भेदभाव किया जाता है हमारे समाज में, उसे ही कहते हैं जाति प्रथा। जाति प्रथा संबंधित भेदभाव अभी भी बरकरार है, लेकिन अभी की तुलना अगर हम कुछ वर्ष पहले से करें तो पहले जाति प्रथा का जो बोलबाला समाज में बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन अभी बहुत हद तक इस क्षेत्र में कमी आई है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जाति प्रथा पे इतना फोकस नहीं करते हैं, उसको नहीं मानते, लेकिन अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो जाति प्रथा को मानने वाले लोग होते हैं। तो जैसे कि अभी कुछ आप छोटे गांव में चले जाएंगे तो वहाँ पर अगर कोई छोट जाति के लोग अगर कुछ मान लो कोई अगर जल पीने वाले बर्तन से ही अगर पानी पी लेते हैं तो दूसरे लोग उनसे पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो छोटी जाति का है तो हम उनसे हमेशा अलग हट करके रहें। तो अभी भी मान्यता है बहुत सारे छोटे छोटे समाजों में, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारे क्षेत्रों में इस क्षेत्र में विकास हुआ है और लोगों के अंदर समझदारी आई है, जिस कारण से लोग जाति प्रथा पे उतना फोकस नहीं कर रहे, उसको नहीं मान रहे। लेकिन ये जो प्रयास था अंबेडकर जी का था, वो चाहते था कि पूरे समाज से यहाँ तक कि पूरे देश से जाति प्रथा जो शब्द है उसे हटाया जाए और लोग सभी आपस में मिलजुल करके भाई भाई की तरह रहे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ये क्या चीज़ है। कई बार क्वेश्चन से देखने को मिलता है कि जो जाति प्रथा आपका जो निबंध है ये कहाँ से लिया गया है। मैं बता दूं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया एक अंग्रेजी में भाषण था जो उसे देना था, लेकिन किसी कारणवश उनका ये भाषण नहीं हो पाया था। तो उसी का जो एक हिंदी रूपांतरण है जो कि हम अभी इस निबंध के तहत पढ़ेंगे।
तो यह एक अंग्रेजी भाषण था और इस भाषण को हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे ललई सिंह यादव, जो कि मैंने अम्बेडकर के जीवनी के तहत इसको बता दिया था। उन्होंने ही इस इंग्लिश वाले भाषण को हिंदी में अनुवाद किया और उसी अनुवाद किए हुए चैप्टर को आज हम बारीकी से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जाति प्रथा तो आपने समझ लिया कि जातियों के आधार पर जो भी भेदभाव किया जाता था समाज में, उसे ही हम जाति प्रथा कहते हैं। और यहाँ पर जो मैं पिक्चर थोड़ा सा ड्रॉ किया हूँ, थोड़ा सा अजीब टाइप का ज़रूर है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। इसे अम्बेडकर हमने नाम दिया है और यही सब जितने भी व्यक्ति हैं उसे जातिवाद के पोषक कहा गया है। जातिवाद का पोषक का मतलब क्या होता है, इस बारे में समझ लेते हैं। जातिवाद का पोषक का मतलब होता है समाज में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो जातिवाद को मानते हैं, उसको समर्थन करते हैं और उनका कहना है कि जातिवाद, जाति प्रथा समाज के लिए सही है, तो ऐसे व्यक्ति को जातिवाद का पोषक कहा गया है। और अम्बेडकर जो थे बिल्कुल जातिवाद के खिलाफ थे। तो ये दोनों ये जो निबंध है इसमें दो व्यक्तियों के बीच का जो वार्तालाप है उनको दिखाया गया है कि अम्बेडकर और जातिवाद के पोषक, इन दोनों के बीच क्या कट्टरपंथी होती है, क्या बहसबाजी होती है, उसी चीज़ को आज हम इस चैप्टर के तहत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब अम्बेडकर जातिवाद के पोषकों से कहते हैं कि आपने जो समाज में जाति प्रथा को फैला कर रखा हुआ है, यह किसी भी एंगल से समाज के लिए सही नहीं है, आपको इसे हटा देना चाहिए। तो इस पर जातिवाद के जो पोषक लोग हैं उनको बड़ी आपत्ति होती है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। तो जातिवाद के पोषकों ने कहा कि देखो भाई, समाज में अगर किसी काम को सुचारू रूप से चलाना हो, समाज को अगर बैलेंस बनाना हो, तो जाति प्रथा ज़रूरी है। तो अम्बेडकर ने कहा कि ऐसा क्यों? तो जातिवाद के पोषकों का कहना था कि ऐसा इसीलिए क्योंकि समाज में हमने जाति प्रथा इसीलिए लागू किया है क्योंकि अगर जाति प्रथा को नहीं लेकर आते तो ये जो समाज में जितने भी काम हैं उनका अनबैलेंस हो जाता। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते जो एक ही काम को करने के लिए दौड़ पड़ते, तो बाकी का काम फिर और दुनिया में कौन करता। तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो जाति प्रथा इन लोगों के अनुसार कामों को बांटने के लिए किया गया था, जो एक मायने में सही भी था बट उतना भी सही नहीं था, क्योंकि जाति प्रथा से संबंधित जितने भी फायदे हम लोगों को हुए हैं काम के क्षेत्र में, उनसे कई ज़्यादा गुना नुकसान भी हुआ है। इस वजह से जाति प्रथा के आधार पर जो कामों को बांटने का प्रयास किया गया था जातिवाद के पोषकों के द्वारा, वो उतना सही नहीं था। तो अम्बेडकर ने कहा कि आप लोगों का कुछ हद तक कहना सही है कि जाति प्रथा के अनुसार आपने श्रम को बांटने का प्रयास किया है, लेकिन क्या आपने इसके दूसरे पहलू पर गौर किया है? एक तरफ थोड़ा सा भी फायदा इनका हो रहा है तो लाखों का नुकसान दूसरी तरफ हो रहा है। तो जातिवाद के पोषकों ने कहा एक कैसे हो रहा है कि हमने तो कामों को बांटने के लिए जातिवाद को अपनाया है, इनसे नुकसान भला क्या हो सकता है। तो अब अम्बेडकर ने उसके इस जवाब में कई बिंदुओं पर जातिवाद को पोषकों को समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए देखिए कि वह बिंदु आखिर है क्या। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बोला कि श्रम विभाजन जो था उसे जाति प्रथा का आधार न बनाया जाए। श्रम विभाजन के लिए आप कोई और आधार बना सकते हैं, क्योंकि श्रम का विभाजन करना अति आवश्यक तो है ही, क्योंकि श्रम का विभाजन अगर नहीं किया जाए तो समाज में कामों का अनबैलेंस हो जाएगा, कोई छोटे काम करना नहीं चाहेंगे, तो इससे समाज विकास नहीं कर सकता। तो श्रम विभाजन का जो आधार था जाति प्रथा, लेखक ने उसे बिल्कुल खंडित कर दिया है। और लेखक का कहना था कि श्रम विभाजन का आधार आप उस व्यक्ति का क्वालिटी ले लीजिए, उसकी एजुकेशन ले लीजिए, वह उनकी योग्यता को ले लीजिए। जो भी व्यक्ति जिस योग्यता के लायक रहेंगे उसे उसी प्रकार का काम प्रोवाइड करवाया जाएगा समाज में। तो एक कहना था अम्बेडकर को। अब इन्होंने जाति प्रथा का नुकसान गिनवाना स्टार्ट किया जातिवाद के पोषकों को। तो सबसे पहला इन्होंने बोला कि टालू भाव। टालू भाव कहने का मतलब था कि मन से काम को नहीं किया जाना। तो अम्बेडकर ने जातिवाद के पोषकों को कहा कि अगर आप जातिवाद से कामों को बांटने का प्रयास करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको जन्मजात ही उसे एक प्रकार के कामों में बांध दिया जाता है। उसके पेरेंट्स या फिर उसके पूर्वज जो भी काम पहले से करते थे वह उसी काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसमें लोगों का इच्छा, लोगों की मन पसंद को ध्यान नहीं दिया जाता, लोगों की योग्यताओं को ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप किसी भी व्यक्ति को मजबूरन किसी काम में अगर इन्वॉल्व कर दोगे
तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि उसे उस काम को करने में मन ना लगे और आप जाति प्रथा के आधार पर उसे उस काम को करने के लिए मजबूर करें, तो निश्चित तौर पर वह सही तरीके से या फिर 100% मन से काम नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि काम में टालू भाव हो जाएगा, यानी वो मन से काम नहीं करेगा। तो जब मन से काम करेगा नहीं तो काम में 100% शुद्धता हो नहीं सकती है। जब काम में शुद्धता होगी नहीं तो कार्य कुशल से कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी जाति प्रथा की एक सबसे बड़ी नाकामी है। उसके बाद दूसरा देखा जाए तो आर्थिक पहलू। अगर कोई भी व्यक्ति टालू भाव से काम करेगा तो जब काम में शुद्धता होगी नहीं तो सीधी सी बात है वह आर्थिक दृष्टि से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, वो नुकसानदायक हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनको इनकम होगी नहीं, जब वो सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा तो फिर उनको इनकम की प्राप्ति कहाँ से होगी। एक प्रकार से जाति प्रथा जो आर्थिक पहलू की दृष्टि से भी सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने इसका सबसे बड़ा नुकसान दिखाया कि जो भी बच्चे, जिस भी इंसान की अभी जन्म भी तक नहीं हुआ है, उनके लिए कामों का बंटवारा या फिर उनको काम कौन से काम करेंगे इसका निर्धारण सबसे पहले ही कर दिया जाता है। एक बहुत ही बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि जो भी बच्चे घर में ही रहते हैं उसी टाइम उनका कार्य तय हो जाता है, क्योंकि वह जो जिस भी जाति विशेष से रहते हैं उससे संबंधित जो भी कामें होती है उसे उस काम को करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो जन्म से पहले कार्य का तय हो जाना ये जाति प्रथा के सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे बच्चे जो बड़े होंगे तो उनको शायद उस प्रकार के काम को करने में रुचि ना हो और उनके पास योग्यता हो एक अच्छे काम को करने की, लेकिन आपकी जाति प्रथा के कारणवश वह उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इनका सबसे बड़ी नाकामी है। और यहाँ पर बताया गया था कि एक बेरोजगारी वाली भी सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा के कारण से ही उत्पन्न होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि किसी विशेष क्षेत्र में है, वहाँ पर किसी भी विशेष जाति के बोलबाला है, ज़्यादा वहाँ पर उनकी संख्या पाई जाती है, तो सबको अगर एक ही टाइप के काम में इन्वॉल्व कर दोगे तो फिर सबको वो काम, सबके लिए वो काम सही से कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं कामों में मंदी होगी और लोगों में बेरोजगारी का भाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि मान लो किसी क्षेत्र में ये जो बनिया जाति के लोग रहते हैं उनकी प्रधानता हो गई, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है और आपने बना दिया कि जो भी बनिया जाति के लोग रहेंगे उसे सिर्फ दुकानदारी ही करनी है। तो अगर किसी समाज में बहुत ही ज़्यादा एक ही क्षेत्र में दुकान हो जाएगा तो फिर कस्टमर कहाँ से आएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि जाति प्रथा के आधार पर फिर बेरोजगारी वाली समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर जो जाति प्रथा है बेरोजगारी को भी उत्पन्न कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि एक लोकतंत्र की परिभाषा भी दिया था। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का जो शासन है, जो समाज में राजनीतिक व्यवस्था है, उनकी क्या परिभाषा होनी चाहिए और समाज में किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पर अंबेडकर जी ने कहा है कि समाज में हर व्यक्ति को जाति प्रथा को इग्नोर करते हुए, उनको भुलाते हुए सभी लोग मिलजुल करके रहे और उसी भांति मिलजुल करके रहे जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण होता है। अर्थात जिस प्रकार से दूध और पानी को आपस में मिला दिया जाए तो उसमें कोई भी अंतर नहीं कह सकता कि इसमें दूध कौन और पानी कौन है। उसी प्रकार से सभी प्रकार के जातियों को लोग आपस में इस प्रकार से घुल मिल कर के रहना चाहिए, जिससे उसको इस बात का एहसास हो कि लोगों को एहसास न हो पाए कि इसमें कौन कौन सी जाति के लोग हैं इस समाज में। इस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था अगर समाज में हो तो निश्चित तौर पर वो समाज विकास की ओर अग्रसर होंगे। और लेखक का यही मानना है कि लोग जाति प्रथा को भुलाए और आपस में मिलजुल करके भाईचारे की तरह रहे। तो एक छोटा सा कहानी था जिसमें लेखक ये बताना चाहते थे कि जाति प्रथा नहीं तो हमारे लिए सही है, ना ही हमारे देश के लिए सही है। तो वह हमेशा इसके खिलाफ रहा है और जाति प्रथा इसके कारण ही अंबेडकर को भी अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रकार की समस्याएं यातनाएं झेलनी पड़ी थी, क्योंकि अंबेडकर भी, जैसे मैंने बताया कि वह एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे, तो लोगों ने उनके साथ भी बहुत ही गलत किया, बुरा किया। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया था कि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे जिससे सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि जितने भी देश में दलित परिवार के लोग आते हैं उनके लिए भी कुछ सही हो पाए और वो भी मान सम्मान के साथ समाज में रह पाए। इसलिए उन्होंने हमारे देश के संविधान को ही लिख डाला जिसमें दलित परिवारों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो भी अभी भी आज लोग उनका लाभ ले रहे हैं। तो एक छोटा सा कहानी था, बस इतना ही था, बहुत ही छोटा सा कहानी था जिसमें कहानी निबंध ही था जिसमें लेखक बस ये बताने का प्रयास किया था कि जातिवाद
के द्वारा अगर आप श्रम को बंटवारा करते हैं तो वो बहुत ही नुकसानदायक है। आप जाति प्रथा के आधार पर उसको वहाँ से उसके जगह पे क्या करो कि लोगों की योग्यता को रख दो। जिस भी प्रकार के लोगों की योग्यता होगी उसी आधार पर उससे कामों का बंटवारा किया जाए तो ये बहुत ही बेटर है समाज के लिए और हमारे देश के लिए। तो ये था आज का पहला क्लास जिसमें मैंने इस पूरे निबंध के बारे में आप लोगों को बताया। इसके बाद आपको 2 और क्लासेस मिलेंगे जिसमें एक में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और दूसरे क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस का इसमें समझाया जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और अगर इस क्लास को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो भी 2 क्लास आप लोगों को दी जाएगी उसमें जो भी प्रश्न होंगे ये सारे प्रश्न आप लोगों से निश्चित तौर पर सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको एक क्लास समझ में आई तो आप कम से कम इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास अवश्य करें ताकि और सब व्यक्ति इससे जुड़ पाए और इनसे लाभ ले सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि समय पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप किसी क्लास से वंचित न हो पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं इस क्लास के दूसरे पार्ट में जहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आप लोग के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए